गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि अपने अपने पिछले वीडियो के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस विषय के फर्स्ट और सेकंड पेपर के सिलेबस को डिस्कस किया था, उसी के आगे बढ़ाते हुए मैं अब आपके लिए फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस विषय के सेकंड पेपर, जिसमें कि हमारा फर्स्ट खंड मनु, कौटिल्य और शुक्र के माध्यम से स्टार्ट होता है, जो कि हमारे परंपरागत विचारक माने जाते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे इस फर्स्ट विचारक है, जिसे हम मनु के नाम से जानते हैं। मनु हमारे बहुत ही प्राचीन विचारक के रूप में माने जाते हैं। जैसा कि आपको विदित था, जब समाज के अंतर्गत प्रलय हुई और सब कुछ समूल नष्ट हो गया, तब एकमात्र व्यक्ति बचे थे, जिसे कि मनु के नाम से जाना जाता है। और हमारी इस व्यवस्था के अंतर्गत तो कई लोक कथाएं और लोक गाथाएं भी हैं, जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि जब संसार के अंदर प्रलय हुई, तब सब कुछ खत्म हो गया। हमारे पास मनु और श्रद्धा नाम के दो पर्सन के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था की शुरुआत हुई। इन दोनों के ही माध्यम से हमारी पूरी व्यवस्था अस्तित्व के अंतर्गत आई। तो जहाँ हमारी राजनीतिक विज्ञान विषय की बात है, यह विषय तो हमारी बहुत बात का विषय है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हमारे परिवार का जन्म हुआ। मनु और श्रद्धा के सहयोग के माध्यम से, संयोग के माध्यम से हमारा परिवार बना, परिवार से हमारा समाज बना, और समाज में होने वाली समस्याओं के माध्यम से हमारा राज्य अस्तित्व के अंतर्गत आया। यानी हमारी व्यवस्था का जो मूल आधार बेस आया, वो कब आया? हमारे पारिवारिक संबंधों के माध्यम से। समाज के अंदर जब व्यक्ति आपस में लड़ने लगे, भाई भाई झगड़ने लगे, तेरे मेरे की भावना व्यक्तियों के अंदर घर कर गई, तब हमारी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति हुई। तो मनु ने तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था में, चूंकि अपन राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो हमें अध्ययन इसी के द्वारा करना होगा कि मनु की व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कैसे अस्तित्व में आया। क्योंकि मनु तो वे व्यक्ति है, वे प्राणी है, जिन्होंने की इस व्यवस्था को स्थापित ही किया है, इस संसार को बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया है। तो जहाँ हम इसकी सबसे पहले बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति की, तो मनु की राज्य की उत्पत्ति इस नाम से जानी जाती है, दैवीय उत्पत्ति के नाम से। अब मनु की राज्य की उत्पत्ति दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के नाम से जो जानी जाती है, वो क्यों जानी जाती है? क्योंकि हमारी इस व्यवस्था के अंतर्गत हमारे 8 मेन लोकपाल हैं, जिनके माध्यम से पूरी व्यवस्था को स्थापित किया जाता है। वे 8 लोकपाल कौन माने जाते हैं? जिन्होंने इस सृष्टि के निर्माण में हमारा सबको सहयोग प्रदान किया। सबसे पहले तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो कि इस सृष्टि के निर्माता माने जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के सहयोग के माध्यम से मनु हमारी व्यवस्था के अंदर आया है। उन्हीं के ही कारण उसने अपनी इस व्यवस्था को अपनाया है। अगर ईश्वरीय सत्ता उसके साथ नहीं होती, तो प्रलय के दौरान बचने वाला ये जो प्रथम पुरुष, जिसको हम मनु के रूप में जानते हैं, वो कैसे अस्तित्व में रहता? इसीलिए इस पर कोई ईश्वर की विशेष कृपा रही है, जिसके माध्यम से इसने अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान किया। तो सहयोग प्रदान करने में, उसकी उत्पत्ति में किसने साथ दिया? ईश्वर ने। इसीलिए इसके सिद्धांत को हम दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दैवीय उत्पत्ति अर्थात 8 मेन देवी देवताओं के गुणों को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, जिसे हम मनु के माध्यम से जानते हैं। एक शासक के रूप में उसने अपनी व्यवस्था को इंगित किया। क्योंकि अपन तो राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, और हमें राजनीति से ही मेन कॉन्सेप्ट है हमारा। तो हमें किसका अध्ययन करना है? राज्य कैसे अस्तित्व में आया, राजा क्या करता है, व्यवस्था कैसे चलती है, तभी हम हमारी व्यवस्था के अंतर्गत इसको पढ़ सकेंगे। जिसके संस्थापक हमारे मनु माने जाते हैं, यानी इन मनु के माध्यम से हमारी पूरी व्यवस्था अस्तित्व के अंदर आई है। राजनीतिक विज्ञान विषय का भी उदय इन्हीं के माध्यम से ही माना जाता है, इसी तरीके से। और इनका आधार जो राज्य की उत्पत्ति का कहलाता है, वह दैवीय उत्पत्ति कहलाता है। और इस दैवीय उत्पत्ति के नाम से जब हम इसे जानते हैं, तो किन किन देवी देवताओं ने इसमें सहयोग प्रदान किया, जिसमें हमारे 8 लोकपाल प्रमुख माने जाते हैं। कितने? 8 लोकपाल। लोकपाल कौन कहलाते हैं? जो इस दुनिया की पालन करते हैं, जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं।
ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और तीनों कौन है? सृष्टि के निर्माता। सृष्टि का निर्माण किनके द्वारा हुआ है? इन तीनों देवी देवताओं के माध्यम से, जिसे हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से जानते हैं। साथ ही वे देवीय तत्व जो कि हमें साक्षात नजर आते हैं, यानी हमारे चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, यम और कुबेर, किस चीज के प्रतीक है? चंद्रमा शीतलता का, सूर्य प्रकाश का, अग्नि किसकी प्रतीक मानी जाती है? जलन की। हमारे कोई भी कार्य होते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है, चाहे व्यक्ति जन्म ले, चाहे व्यक्ति मरे, या कोई हवन कुंड करना हो। सबसे पहले कौन काम आता है? ये अग्नि। यम, यम कौन कहलाते हैं? मृत्यु के बाद हमें दूसरे लोक में ले जाने वाले देवता। ये क्या किसी के साथ भेदभाव करते हैं? अपने पराये में भेद करते हैं। जिसकी जब मृत्यु लिखी है वो तब होती है। देन कुबेर किसके देवता माने जाते हैं? धन के। ये सारे देवी देवता ने मिलकर किसका निर्माण किया है? इस मनु का। यानी इन सब देवी देवताओं के जो गुण हैं वो किसके अंदर होंगे? इस मनु के अंदर। तो राज्य की उत्पत्ति का मेन आधार क्या रहा? इन सारे देवी देवताओं के गुणों को लेकर पृथ्वी पर बचने वाला शासक, जिसे हम मनु के नाम से जानते हैं। अब पृथ्वी पर बचने वाला ये शासक, जिसे हम मनु के नाम से जान रहे हैं, उत्पत्ति तो बाहर आ गई देवताओं के गुणों को लेकर कि उसका निर्माण कैसे होगा? दैवीय गुणों के माध्यम से। लेकिन क्यों होगा? हम राजनीति के विद्यार्थी हैं। राजनीति में आने के लिए एक शासक का होना अनिवार्य है, और वो कब अस्तित्व में आएगा? जब समाज के अंदर समस्याएं होंगी। तो यानी हमारी इस व्यवस्था में हमने गुण तो पता कर लिए कि एक शासक के अंदर, जो कि राजा के रूप में निरूपित होगा, उसमें क्या गुण होने चाहिए। लेकिन ये व्यवस्था जो हमारी अस्तित्व में आई, जिसे हम दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, उस व्यवस्था क्यों अस्तित्व में आई? तो मनु के ने बताया कि समाज के अंदर बलशाली व्यक्तियों का शासन था। परिवार के अंदर जब व्यक्ति एक साथ प्रेम से शांति से रहता है तो आराम से व्यवस्था चलती है। जब परिवार में आपस में फूट डलने लग जाती है, टेढ़े मेढ़े की भावना बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में कोई ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो कि उनकी इन समस्याओं का समाधान कर सके। और इन समस्याओं के समाधान के लिए ही राज्य अस्तित्व के अंदर आया। यानी जब समाज में बलशाली व्यक्तियों ने निर्बलों पर शोषण करना आरंभ कर दिया, समाज के अंदर मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो गई। मत्स्य न्याय यानी वे न्याय जैसा समुद्र में पाया जाता है। समुद्र के अंदर बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को ले जाती हैं। उसी प्रकार से जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं, उन्होंने निर्बलों पर शासन करना आरंभ कर दिया था। तो इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए राज्य अस्तित्व में आया। यानी राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई? क्योंकि समाज के अंदर मत्स्य न्याय की स्थिति व्याप्त हो गई थी। बलशाली व्यक्तियों ने निर्बलों का शोषण करना आरंभ कर दिया था। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ हो गई थी। इस व्यवस्था के कारण ही हमारी राजनीति के अंदर राज्य की उत्पत्ति हुई, जो कि किसके माध्यम से हुई? मनु के माध्यम से। अब हमारी व्यवस्था में इस उत्पत्ति के लिए
कौन कौन से तत्व जिम्मेदार रहे? पहला, बलशाली व्यक्तियों द्वारा निर्बल का शोषण। सेकेंड, मत्स्य न्याय की स्थिति का उत्पन्न होना। थर्ड, व्यक्तियों में तेरे मेरे की भावना का घर करना। इन तीनों ही परिस्थितियों के कारण राज्य अस्तित्व में आया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए। अब हम हमारे वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। मनु ने जिस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को अपने 8 लोकपालों के माध्यम से उसकी आवश्यकता को बताया कि वो कैसे तो अस्तित्व में आया, क्यों आया और कैसे राजा के रूप में परिणित हुआ। तो शासन व्यवस्था का आधार क्या रहा? मनु ने अपने 8 लोकपालों के माध्यम से जिनके गुणों को ग्रहण करते हुए राज्य की उत्पत्ति का प्रावधान रखा। अब चूंकि समाज के अंतर्गत बलशाली व्यक्तियों के द्वारा निर्बलों का शोषण होने लगा था, मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी, जो शक्तिशाली व्यक्ति थे वो निर्बलों का शोषण कर रहे थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत चली ठाठ हो रही थी। यानी चारों तरफ ऐसा व्यवस्था फैल गई थी कि बिना शासक के, बिना राजा के, बिना व्यवस्थापक के शासन व्यवस्था चलाना मुश्किल हो गया था। इसीलिए राज्य की उत्पत्ति हुई। तो जब मनु की व्यवस्था में राज्य की उत्पत्ति हुई तो उसने अपनी इस व्यवस्था को चलाने के लिए 7 अंगों का सहारा लिया, जिसे हम सप्तांग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। वैसे तो सप्तांग हमारा संस्कृत का शब्द है और हमारी व्यवस्था वहीं से शुरुआत हुई है। तो ये सप्तांग सिद्धांत यानी 7 अंगों पर बेस्ड व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से एक शासक अपनी पूरी व्यवस्था को चलाता है, जिसे मनु ने नाम दिया सप्तांग सिद्धांत। इसका प्रथम तत्व क्या था? सबसे पहला राजा। ये राजा कौन था? स्वयं मनु। इसे किस नाम से संबोधित किया जाता है? स्वामी। क्यों किया जाता है? राजा को हम स्वामी के रूप में क्यों माना मनु ने? क्योंकि हमारी व्यवस्था परंपरा से आई है, परिवार से आई है और परिवार के मुखिया को पहले स्वामी की संज्ञा दी जाती थी। इसीलिए मनु की व्यवस्था के अंतर्गत राजा को स्वामी की स्थिति से इंकित किया जाता है। राजा में क्या गुण होने चाहिए, क्या दोष ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए, उसका अध्ययन हम किस में करेंगे? राजा वाले पार्ट के अंतर्गत। बेसिकली राजा हमारा कैसा होता है? चरित्रवान, गुणवान, बलशाली, जितेंद्रिय, सत्यप्रिय,
और कौन से ऐसे दोष हैं जो राजा में नहीं होने चाहिए, इसका अंदाजा तो आप अपने स्वयं से भी लगा सकते हैं। आप कौन से ऐसे काम है जो नहीं करना चाहते? क्या राजा को सत्य बोलना चाहिए? हाँ या ना? अगर बोलना चाहिए तो सत्य में गुण आ गया, और दोष में क्या आ गया? असत्य बोलना। क्या राजा को शराब पीनी चाहिए? नहीं करना चाहिए। जब नहीं करना चाहिए तो वो दोष की गिनती में आ गया। क्या राजा को पर स्त्री का गमन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए तो उसके दोष के अंतर्गत आ गया। क्या राजा को भेदभाव करना चाहिए? तो वो किसके अंतर्गत आ गया? दोष के अंतर्गत। यानी शासक के गुण और व्यक्ति विशेष के गुण, शासक के दोष और व्यक्ति विशेष के दोष हम इंगित कर सकते हैं। एक राजा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो किसके अंतर्गत इंगित होगा? शासक के अंतर्गत। क्योंकि मनु का शासक तो स्वयं ही ईश्वरीय सत्ता को लिए हुए प्राप्त हुए आया है। उसके पास भी सारी ईश्वरीय शक्तियां विद्यमान है जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने उसे प्रदान की थी। तो उसमें तो वे गुण ऑलरेडी मौजूद है जो हमने 8 लोकपालों के गुण बताए। और साथ में दूसरे देशों के साथ संबंधों को अच्छा बनाना, व्यवस्था को आगे बढ़ाना, उसमें सत्कर्म को करना, सारे गुण राजा की स्थिति में आ जाते हैं। और मदिरा पान ना करना, असत्य ना बोलना, परिस्थिति का गमन ना करना, और किसी के साथ भी भेदभाव ना करना, ऊंच नीच नहीं करना, ये सारे दोष किसकी स्थिति में आ जाते हैं? स्वयं राजा के दोष के अंतर्गत। तो एक शासक को कैसा होना चाहिए? न्यायप्रिय। तो सबसे मेन गुण शासक का क्या हुआ? न्यायप्रियता। अब ये राजा अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए किसका सहयोग लेगा? तो हमारा सेकंड सिद्धांत क्या कहलाता है? मंत्री। कोई भी शासन व्यवस्था जब चलती है, बनती है, तो उसको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? मंत्रियों की, जो कि राजा को सही सलाह दें। अब मंत्री में क्या गुण होने चाहिए और किन दोषों से दूर रहना चाहिए, वो सारा किसमें अंकित है? राजा के गुण दोषों में। राजा को जो गुण होंगे वही मंत्री में भी गुण आएंगे। जो दोष राजा के लिए माने जाते हैं वो मंत्री के लिए माने जाएंगे, यानी बोथ आर सेम। थर्ड वन स्थिति होती है यह व्यवस्था जो हमारी बनी है, इसे मनु ने सप्तम सिद्धांत के नाम से बताया है। उसमें किसकी आवश्यकता, ये नियम कानून किसके लिए बनेंगे, कौन करेगा इस व्यवस्था का लागू? तो मेन आधार किसका है? जनता का। यानी सबसे मेन आधार किसका है हमारी राज्य की उत्पत्ति में? जनता। राजा अगर नियम बनाएगी, मंत्री उसे फॉलो कराएगा, तो नियम किसके लिए बने? जनता के लिए। इसीलिए मनु की व्यवस्था के अंतर्गत सबसे बड़ी कमी पाई जाती है, और तभी इस व्यवस्था का अंत हुआ और कौटिल्य की व्यवस्था आई। क्योंकि ये जो सारे नियम कानून बन रहे हैं वो किसके लिए बन रहे हैं? सिर्फ जनता के लिए। शासक इसके लिए बाध्य नहीं है। राजा कोई नियम बनाता है तो वो लागू किस पे करेगा? जनता पर। लेकिन स्वयं चले यह जरूरी नहीं है। वो चलता है, वो क्यों चलता है? क्योंकि उसे ईश्वरीय सत्ता से आदेश मिला है, उसके गुण मिले हैं, इसलिए वो उन पर काम करता है। अगर ईश्वरीय सत्ता उसे यह इंगित करे कि उसे ये काम नहीं करना है या गलत काम करना है, और तो वो कर सकता है, उस पर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। इसीलिए हिटलर ने अपने ऐसे काम किए जो कि हमारी व्यवस्था को गुलामी तक में पहुंचा दिया। देन जनता के साथ ही हमारी व्यवस्था का मेन आधार किस पर आता है? एक शासक अपनी व्यवस्था को कैसे इंगित करता है, कहाँ करता है?
तो आधार आया दुर्ग का। दुर्ग को कई नामों से जाना जाता है, जैसे महल, जैसे किला, अपन लोग आजकल घर, हाउस, सभी नामों से इसे जानते हैं। यह वह स्थान है जहाँ पर शासक अपनी पूरी व्यवस्था को, अपनी आपसी मंत्रणा को, अपने नियम कानूनों को अपने मंत्रियों के साथ डिस्कस करता है। वार्तालाप का एक सुरक्षित माध्यम दुर्ग कहलाता है। अगर लड़ाई के समय की स्थिति भी होती है तो उसने अपने दुर्गों को इसीलिए कौटिल्य की व्यवस्था तक, क्योंकि मनु ने तो अपनी व्यवस्था के अंतर्गत दुर्ग के माध्यम से ही पूरी व्यवस्था को इंकित कर दिया था, लेकिन कौटिल्य ने इसके प्रकारों के माध्यम से कि दुर्ग भी कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, जो कि अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत बताएंगे, उनके माध्यम से पूरी व्यवस्था को इंकित किया है कि राजा को कैसे और कहाँ अपने महल को बनाना चाहिए जिससे वह अपनी प्रजा की रक्षा कर सके। देन आधार आता है हमारी व्यवस्था के अंतर्गत सबसे मेन पार्ट का, जिसे हम कहते हैं कोष। बिना पैसे की दुनिया नहीं चलती। जिसके पास पैसा होता है सारी दुनिया उसी के अकॉर्डिंग कार्य करती है। तो राजा की व्यवस्था में कोष सबसे अहम पार्ट हो गया, क्योंकि राजा व्यवस्था कब चलाएगा, जब उसके पास पैसा होगा। और पैसा कहाँ से आएगा, कर के माध्यम से। इसीलिए मनु ने अपनी इस व्यवस्था के अंतर्गत कर की व्यवस्था को उचित करने पर प्रावधान किया। कर कितना लिया जाए, कितना दिया जाए, जिसे जनता वहन कर सके, और किस किस चीजों पर दिया जाए, यानी कर के नियम, कर की व्यवस्था, कर का आधार, इन सारी चीजों का विस्तृतता से विवेचन मनु स्मृति के अंतर्गत किया गया है, जो कि आपकी 12 खंडों के अंदर विभाजित है। इसके प्रत्येक खंड में इसकी अनेक घटनाओं का वर्णन स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, मनु की शुरुआत से लेकर उसकी अंतिम व्यवस्था तक 12 खंडों के अंदर इसका पूर्ण विभाजन है। देन कोष के बाद आधार आता है सेना का। अब राजा के पास अगर सेना ही शक्तिशाली नहीं है तो क्या वो अपनी व्यवस्था को चला पाएगा? तो सबसे मेन बात किसकी होगी, सेना का शक्तिशाली होना। और सेना कब शक्तिशाली होगी, जब उसके परिवार का ध्यान राजा रखेगा। तो राजा का पूरा कर्तव्य भी बनते आ रहे हैं कि राजा क्या करे, कैसे करे, जिससे कि अपनी व्यवस्था को अच्छी तरीके से चला सके। यानी एक व्यवस्थापक को अपनी व्यवस्था को चलाए रखने के लिए इन सारे ही तत्वों के साथ गुजरना पड़ता है। अब क्योंकि मनु ने इसे किसका नाम दिया, सप्तांग सिद्धांत का। तो ये जो 6 तत्व हैं, अब ना सिर्फ मनु, कोई भी शासक होगा उसकी व्यवस्था को चलाने में ये सारे तत्व ही आवश्यक होंगे। साथ ही अब राजा का जो उत्तरदायित्व बनता है, जो कर्तव्य बनता है, वो क्या बनता है, अपनी देश का विकास करना, अपने राज्य का विस्तार करना, इसके साथ दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना। तो सातवां कार्य क्या हुआ, दूसरे देशों के साथ अगर हमारे संबंध बढ़ते हैं, अच्छे रहते हैं, किस पर निर्भर करता है, ज्यादा से ज्यादा मित्र बनाए और कम से कम शत्रु रखें, तो हमारी व्यवस्था उचित रूप से चल सकती है। इन 7 तत्वों के माध्यम से, जिसमें राजा हमारा सर्वोपरि है, उसकी सहायता के लिए मंत्री, देन शासन व्यवस्था को बनाने और चलाने के लिए जनता का होना आवश्यक माना गया। दुर्ग, कोष, सेना, देन मित्र और शत्रु। मेन आधार किस पर आया हमारी व्यवस्था का, मित्र और शत्रु। ये हमारे किस आधार को मानते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध, जिसका अध्ययन हम अपने आगे के वीडियो में करेंगे। और एक शासक न केवल इन 7 तत्वों के माध्यम से, बल्कि अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने के लिए, दूसरे देशों के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से अपनी व्यवस्था को चलाए, ज्यादा से ज्यादा मित्र की संख्या रखे, कम से कम शत्रु हो, तब जाके वो अपनी पूरी व्यवस्था को इंकित कर सकता है। देन इसी के साथ मनु ने अपने इस सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत जो ये 7 तत्व बताए होने अनिवार्य है, और इन्हीं 7 तत्वों के बेस को लेकर
मनु के राज्य के कार्य निर्दिष्ट होते हैं। तो आगे अध्ययन हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? राज्य के मनु के अकॉर्डिंग राज्य की कार्य। सबसे पहला, प्रजा की रक्षा करना। एक राजा का सबसे प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? प्रजा की रक्षा करना। कैसे करना? लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से। अब लोक कल्याणकारी कार्य क्या है? जैसे हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार करती है, सड़कें बनवाना, कुएं खुदवाना, अस्पताल बनवाना, ये सारे जो काम है वो किसके माने जाते हैं? लोक कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत आते हैं। और हमारे राजा का सबसे मेन प्रमुख कार्य क्या है? प्रजा की रक्षा के लिए लोक कल्याणकारी राजा का तीसरा कार्य क्या माना गया? अर्थव्यवस्था का निर्वहन। एक शासक को क्या कार्य करना चाहिए? प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से करनी चाहिए और अपनी अर्थव्यवस्था को संतुलित रखना चाहिए। साथ ही आर्थिक व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। सुधार करना, सामाजिक कुरीतियों को हटाना, साथ ही एक शासक को न सिर्फ प्रजा की रक्षा, लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से, अर्थव्यवस्था के निर्वहन के माध्यम से, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। और मेन बात, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मनु ने अपने राज्य के कार्यों में इन कार्यों को महत्वपूर्ण माना है। इसमें सबसे प्रथम प्रजा की रक्षा करना, लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से शासन व्यवस्था को चलाना, अपनी अर्थव्यवस्था को संतुलित करना, अपनी सामाजिक समाज में होने वाली जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करना, ऊंच नीच की व्यवस्था को खत्म करना, शिक्षा के क्षेत्र का प्रसार करना, अपने इस देश से दूसरे देश में सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते जाते हैं उनके प्रचार और प्रसार की व्यवस्था करना। इन सब के साथ न सिर्फ इन कार्यों को ही करना, बल्कि क्योंकि ये सारे कार्य तो अपने सिर्फ देश के अंदर ही हुए, अपने राज्य के अंदर ही हुए, एक शासक का मेन उत्तरदायित्व माना जाता है, मेन कर्तव्य माना जाता है, मेन कार्य माना जाता है कि दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाए। अगर वो अपने संबंधों को दूसरे देशों के साथ अच्छा नहीं बनाता तो उसकी व्यवस्था खत्म हो सकती है। इसलिए मनु ने अपनी व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विशेष बल दिया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे हम मनु की राज्य की उत्पत्ति
सप्तांग सिद्धांत, देन राज्य के कार्य के माध्यम से जानते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के सेकंड पेपर के अंतर्गत ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर आता ही है, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म में आए चाहे वो लॉन्ग फॉर्म में आए। शॉर्ट फॉर्म में आएगा तो इंडिविजुअल पूछा जाता है कि राज्य की उत्पत्ति क्या है, सप्तांग सिद्धांत किसे कहते हैं, राज्य के कार्य क्या है। और अगर 20 नंबर की क्वेश्चन के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है तो ये सारी ही चीजें जिसमें राज्य की उत्पत्ति से लेकर हमारे राज्य के कार्यों तक और इन राज्य के कार्यों को दूसरे देशों के संबंधों को बढ़ाने तक पूरा अगर हम इंक्लूड करते हैं अपने क्वेश्चंस के अंतर्गत तो हमारे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स कोशिश कीजिएगा, इसमें अगर कोई सुधार की आवश्यकता हो तो कमेंट्स कीजिएगा। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।